नमस्कार, मैं रविश कुमार। चुनाव ऐसा होना चाहिए, एक एक वोट से रुझान बदल जाए। आगे चल रहे ट्रंप अब पीछे नजर आ रहे हैं, हो सकता है फिर आगे निकल जाएं। मतों की गिनती आखिरी चरण की तरफ अग्रसर है। अगर कुछ नहीं पलटा तो जो बाइडेन राष्ट्रपति हो जाएंगे, और कुछ चमत्कार हुआ तो ट्रंप अपने आप में ही किसी चमत्कार से क्या कम है। अमेरिकी मीडिया अब कुछ भी सोच समझकर बोलना चाहता है, किसी की हार जीत पर दांव लगाने से बचने लगा है। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर 77 साल के हैं। पिछली सदी के 1942 के साल पैदा हुए थे, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। उसके बाद कई बड़े नेता जेलों में बंद हुए थे, लेकिन उस दौरान बहुत सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे। वो चर्चा कभी और। स्क्रैटन पेंसिल्वेनिया में बाइडेन पैदा हुए। मतदान के आखिरी 2 दिन वहां पर अड्डा जमाने के बाद भी पेंसिल्वेनिया ने उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। अगर जीत का ऐलान बाइडेन के हक में हुआ तो अमेरिका के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति होंगे। अगर ट्रंप के पक्ष में हो गया तो वे सदाबहार हैं ही। This is a battle we will win and we'll do it together. जो बाइडेन 1972 में पहली बार सेनेट के लिए चुने गए और डेलावेयर से 6 बार सेनेटर रहे। उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे पर सदन में बोलते रहे। खुद को नागरिक अधिकारों का चैंपियन बताते हैं, लेकिन गर्भपात और समलैंगिक अधिकारों पर रूढ़िवादी बयान दे चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बाइडेन दोनों मुद्दों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही स्कूल बस में सभी नस्लों के बच्चों के स्कूल जाने की नीति का उन्होंने कभी विरोध किया था, जिसे लेकर इस बार खूब आलोचना हुई। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, जबकि 1970 के दशक में उन्होंने ऐसा किया था। उन्हीं सालों में नस्ल भेद करने वालों का समर्थन किया था और 2019 में उस बात के लिए माफी मांगी। बराक ओबामा के साथ 2008 से 16 के बीच उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ने खुद को ट्रांजिशन कैंडिडेट कहा था, यानी जो आने वाले उम्मीदवारों के लिए आज के समय में एक पुल का काम करेगा। उन्होंने खुद को संक्रमण काल का ऐसा उम्मीदवार बताया जो अमेरिका को एकजुट करने के मकसद से मैदान में उतरा है। JoeBiden.com नाम से एक चुनावी वेबसाइट बनाई गई है, जिस पर बाइडेन ने अपनी सारी नीतियों को लिखा है कि वे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के मित्र हैं और भारत के साथ मजबूत मित्रता की वकालत करते हैं। राष्ट्रपति बनने पर ऐसी नीतियां लाएंगे जो भारतीय मूल के नागरिकों के हित में होगी। इन नीतियों को पढ़कर लगता है कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला तो उनका कार्यकाल ट्रंप से अलग होगा, खासकर वीजा नीतियों और इमिग्रेशन नीतियों के संदर्भ में। जहां ट्रंप ने दूसरे देशों से अमेरिका आकर काम करने वालों को रोकने के लिए वीजा नीति को सख्त कर दिया, वहीं जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका नेशन ऑफ इमिग्रेशन है, अलग अलग देशों से लोग आकर यहां बसे हैं। ट्रंप ने अमेरिका की इस संस्कृति को रौंद दिया है। अगर वे चुने गए तो इमिग्रेशन के नाम पर जिन परिवारों को अलग किया गया है उन्हें एकजुट करेंगे। अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक ऐसे प्रवासी हैं जिनका कोई दस्तावेज नहीं है, वो अवैध तौर पर वहां हैं। इनमें 5 लाख प्रवासी तो भारतीय हैं। बाइडेन ने कहा है कि वे जीते तो इनके लिए एक रोड मैप बनाएंगे, वीजा नीति को लचीला करेंगे। अमेरिकी चुनावों की नॉन स्टॉप कवरेज से अच्छा है कि बिहार में थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया जाए। यहाँ की चुनावी सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नागरिकता कानून के जरिए सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, घुसपैठियों को। नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी की दम नहीं, हिम्मत नहीं कि वो किसी को भी बाहर कर दे। घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं
भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठ या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। योगी आदित्यनाथ को ट्रंप से कहना चाहिए कि अमेरिका में जिन 5 लाख भारतीयों के पास कागज नहीं है, उन्हें तुरंत भारत भेजें, या फिर वे यूपी रोडवेज की बसें भिजवा देते हैं वॉशिंगटन, उससे भिजवा दें। तालाबंदी के बाद जब प्रवासी मजदूर लौट रहे थे, तब योगी सरकार ने ही यूपी रोडवेज की बसों से उन्हें बुलाया था। नीतीश कुमार ने तो वो भी नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ट्रंप की तरह साउंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो बाइडन की तरह। बाइडन का भी यह आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार ने आज कह दिया कि यह उनका अंतिम चुनाव है। वैसे नीतीश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधान परिषद के ही सदस्य रहे हैं 2005 से। उनके कहने का मतलब हुआ कि उनके नेतृत्व में यह उनका अंतिम चुनाव है। शायद चुनाव के आखिर में यह बात क्यों कही गई? अगर भावुकता पैदा करनी थी तो शुरू से कह सकते थे। कहीं इससे जदयू के कार्यकर्ताओं में भगदड़ न मच जाए कि उनका नेता अब मैदान छोड़कर जा रहा है, या एनडीए को यह बयान लाभ देने वाला है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। आपको लग सकता है कि बिहार का चुनाव देख रहे हैं या अमेरिका का। इंटरसिटी एक्सप्रेस की तरह हमारी गाड़ी बिहार वॉशिंगटन किए जा रही है। वैसे जो बाइडन कानून के आगे सबकी बराबरी और धार्मिक आजादी की वकालत करते हैं। बाइडन सीएए और एनआरसी पर भारत सरकार के फैसलों से नाखुश हैं। ये फैसले भारत के धर्मनिरपेक्ष, बहुधर्मी, बहुनस्लीय लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं, उनका बयान है। क्या भारत के साथ अपने रिश्तों को बनाते हुए बाइडन इन बातों को महत्व देंगे, या ये बात सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाएगी? बेशक भारत इसे अंदरूनी मामला बताएगा, लेकिन अब राष्ट्रपति को फ्रेंड कहने का चलन है, तो फ्रेंड आपस में इस पर क्या बातें करेंगे? वैसे नीतीश कुमार चाहें तो बाइडन की बात का उदाहरण दे सकते हैं कि उनकी सोच ग्लोबल हो गई है। बाइडन मौजूदा भारत सरकार की बहुत आलोचना करते हैं। उनकी वेबसाइट पर कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा है, वे मानते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर के लोगों की सभी संवैधानिक आजादी को बहाल करना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक और इंटरनेट को बैन करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। बाइडन के साथ उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी कश्मीर में हुए फैसलों पर आपत्ति जताई। कमला ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम उनके हालात पर नजर रख रहे हैं। मानवाधिकार का हनन करने वाला हमेशा यकीन दिलाता है कि उसकी हिंसा को कोई देख नहीं रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता। यही हनन करने वालों का औजार है। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम बोलें, मानवाधिकार के हनन के मामले में बोलें और जरूरत पड़े तो दखल दें। फिर भी कश्मीर पर मजबूत और स्पष्ट स्टैंड न लेने के कारण कमला हैरिस की आलोचना भी हुई है।
ये ज़रूर है कि कश्मीर या एनआरसी या सीए को लेकर बाइडन और हैरिस ने काफ़ी तीखे बयान दिए हैं, लेकिन इसको एक कंटेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। आपको याद होगा कैसे पीएम मोदी जो है वो माय फ्रेंड ओबामा कहते थे, और 2015 का वो ट्रिप जहां पर गार्डन में बैठ के उन्होंने चाय पिलाई थी, लेकिन उसी ट्रिप में डेट जो है जाते वक्त 27 जनवरी 2015 को ओबामा का जो स्पीच था उसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर India will succeed so long as it is not splintered on religious lines। उस समय व्हाइट हाउस ने सफाई दी थी इस चीज़ को लेकर कि उनका मतलब बाकी सब चीज़ों को भी लेकर था, लेकिन उसके यहाँ से लौटने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन in past years religious faiths of all types have on occasion been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs। ये भी ओबामा का ही बयान है। तो ये समझने वाली बात है कि आपका एक टेक हो सकता है कश्मीर को लेकर या सीए को लेकर, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है उससे भी जुड़ा है। भारत सरकार अगर ज़मीन पर दिखाती है कि यहाँ पर ये स्थिति है और ये मजबूरियाँ हैं, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कुछ हो रहा है, किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, एलओसी पर वायलेशंस किए जा रहे हैं, किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी इस कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखना होगा। और भारत कोई पाकिस्तान नहीं है जहां पर ओसामा बिन लादेन छुप कर रह रहा हो और वहां पर अमेरिका को घुसकर मारने की ज़रूरत है। भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है और भारत और अमेरिका के पुराने रिश्ते हैं। तो ये तो कश्मीर और बाकी मुद्दों की बात हुई, लेकिन अगर बाकी हम चीज़ों की बात करें जैसे ट्रेड की और बाकी दुनिया की, ट्रेड पर ट्रम्प के साथ एक ट्रांजैक्शनल जो रिश्ता है वो रहा है, वो हर देश को एक कॉम्पिटिटिव तौर पर देखते रहे हैं, और यहाँ पर अब जब बाइडन इसको देखते हैं तो वो एक अलग तरीके से होगा। दोस्त और दुश्मन के बीच शायद फ़र्क ज़्यादा होगा और जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनको ज़्यादा वेट मिलेगा। और ये ट्रेड के मसले जो हैं वो जहाँ तक भारत अभी तक देखता आया है, जैसे उनको टैरिफ किंग कह दिया था पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि जो पूरा रिश्ता है उसमें भारत ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रेड फ्लैग रेज करता हो जैसे बाकी देश करते हैं, जैसे चाइना करता है। बिल्कुल वहाँ का ट्रेड इम्बैलेंस देखने लायक है। तो भारत के साथ वैसी स्थिति नहीं है, वो बदल सकता है। दूसरी एक बात जो बाइडन ने कही है जो कि काफ़ी अहम है, वो ये कि वो ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो वापस बहाल करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब ये होगा कि भारत जो है वो चाबहार के ज़रिए एक जो रास्ता बनाना चाहता है अफ़गानिस्तान के साथ, वो एक ओपन हो जाएगा। वहाँ उस तरफ से चीन से घिरने की बात जो है वो कम हो जाएगी। फिर जो एक सस्ता तेल ईरान से आता रहा है उस पर भी अभी सैंक्शन लगा हुआ है, तो वो भी दूर हो जाएगा। फिर इंडो पैसिफिक की बात आती है। भारत की ये कोशिश रही है कि इंडो पैसिफिक पर अमेरिका ज़्यादा ध्यान दे। अभी भले ही क्वाड एक बार फिर से रिवाइव हुआ है, लेकिन क्या उस तरह से हुआ है जहाँ पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो या एक सॉलिड पुख्ता तौर पर वहाँ पर इस तरह का एक प्रेजेंस हो अमेरिका का कि चाइना जो है वो डिटर हो सके। ये भी एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है। चीन को लेकर हालांकि बाइडन का बड़ा रुख साफ है, उसमें ट्रंप भी काफ़ी नेगेटिव तौर पर उसको देखते रहे हैं और बाइडन भी शी जिनपिंग को थक तक बोल चुके हैं और नेगेटिविटी उसको लेकर बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो बरकरार रहेगी और भारत को कहीं ना कहीं उससे मदद ज़रूर मिलेगी। वैसे बहुत जो बदलाव की बात लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा और ये रिश्ता एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे है भारत अमेरिका का, और मुझे लगता है कि वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के आने पर भी बना रहेगा। बाइडन मानते हैं कि बगैर भारत की भूमिका के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील में भी बाइडन की भूमिका अहम मानी जाती है। 2006 में बाइडन ने कहा था कि उनका सपना है कि 2020 तक भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ जाएं। वो तो पूरा हो ही चुका है। टेक्सास की इस रैली का ध्यान तो होगा ही। हाउडी मोदी की रैली को महान बताने में कितना पैसा खर्च हो गया और प्रचार किया गया। आप लोग हैं कि अगले ही दिन लैंडमार्क इवेंट को भूल गए। अमेरिकी चुनाव में भारतीय मतों का ऐसा प्रचार किया गया जैसे भारतीय चुनाव में किसी वोट बैंक को लेकर होता हो। उसके बाद ट्रंप साहब अहमदाबाद भी आए। कोरोना हो रहा था, उसके बीच में ये आगमन और स्वागत हुआ। ट्रंप को मोदी जी की जरूरत पड़ गई, ऐसा कहा गया। वाहवाही में इस सवाल पर ध्यान ही नहीं गया कि भारतीय प्रधानमंत्री का एक दल के नेता के लिए, दूसरे देश के एक दल के नेता के लिए प्रचार करना
रणनीतिक रूप से सही होगा या नहीं। अगर ट्रंप जीत गए तो श्रेय मोदी जी को भी मिलेगा, और ट्रंप नहीं जीते तो अगले चुनाव में बाइडन नीतीश कुमार के लिए प्रचार करने जाएंगे, मगर वो तो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में नीतीश ने आज योगी आदित्यनाथ के बयान का कड़ा जवाब दिया है। चिराग उन्हें करप्ट कह रहे हैं, उसका कड़ा जवाब शायद ट्रंप को देना था। राम विश्वनाथन बताना चाहते हैं कि भारतीय मूल की अमेरिकी जनता ने मतदान करते समय किन बातों पर ध्यान दिया है, भारतीय मूल के उम्मीदवारों का इस चुनाव में क्या हुआ है। अगर हम इतिहास को देखें तो भारतीय अमेरिकी मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मजबूत समर्थक रहे हैं। 2016 के पिछले चुनाव में लगभग 3/4% भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने हिलरी क्लिंटन को ही वोट दिया था। दोनों पार्टियों ने अमेरिका का भारत के साथ मजबूत रिश्ते पर जोर दिए हैं और इस रिश्ते के आधार पर भारतीय समुदाय को अपील किया। लेकिन भारतीय अमेरिकियों ने रिपब्लिकन पार्टी का नस्लवाद महसूस करके डेमोक्रेटिक पार्टी को ही ज्यादा वोट दिया। अब आते हैं 2020 के चुनाव। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और इंडिया के बीच का रिश्ता दो देशों के बीच के रिश्ते के बजाय दो व्यक्तियों और दो पार्टियों के बीच का रिश्ता की तरह दिखाई देने लगा। मिसाल के तौर पर दो बड़े इवेंट्स को देखें। सितंबर में हाउडी मोदी और फरवरी में नमस्ते ट्रंप। ये दोनों इवेंट्स इसका सबूत देते हैं। इसके बलबूते पर रिपब्लिकन पार्टी ने और मोदी व संघ परिवार के समर्थक ने एक साझा राइट विंग विचारधारा को आगे बढ़ाया। ट्रंप ने सीए, एनआरसी और आर्टिकल 370 जैसे विवादास्पद मुद्दों पर बीजेपी प्रशासन की आलोचना नहीं की। ट्रंप ने दिल्ली दंगों के वक्त शहर में मौजूद होने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा। उसी समय में यहाँ के कुछ नेताओं ने मोदी सरकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसलिए अमेरिका में मोदी के कुछ समर्थकों ने ट्रंप को बेहतर उम्मीदवार बताया। लेकिन ये भी सही है कि मोदी के समर्थकों ने अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी में सीमित नहीं रखा। उन्होंने बीजेपी के समर्थक करने वाले डेमोक्रेटिक नेताओं को भी साथ दिया, जैसे श्री प्रेस्टन कुलकर्णी भाजपा के पूर्व सांसद प्रमोद महाजन के भतीजे हैं और उन भाजपा समर्थकों से काफी पैसा मिला। राजा कृष्णमूर्ति एक और अच्छा मिसाल है। उन्होंने ट्रंप की आलोचना की लेकिन मोदी की प्रशंसा की। और डेमोक्रेटिक पार्टी के जिन नेताओं ने सीए, एनआरसी, हिंदुत्व और सरकार के कश्मीर नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जैसे प्रमिला जयपाल और रो खन्ना, उन्होंने उनके विरुद्ध मोबिलाइज करने की शुरू किया। लेकिन चुनाव के आंकड़े के अनुसार फिर भी ज्यादातर भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट दिया है और कमला हैरिस के आने से ये पक्ष और भी मजबूत हो गया। बाइडेन और हैरिस का कैंपेन ने भी माइनॉरिटीज के खिलाफ, हेट क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई करने का और इंडियन इमिग्रेंट्स को वीजा देने का वायदा भी किया है। चुनाव के बाद जयपाल और खन्ना दोनों बड़े मार्जिन से जीत चुके। जयपाल ने अपनी सीट में 75 और खन्ना ने 74% वोट हासिल किए, लेकिन कुलकर्णी अपने रेस में हार चुके। जैसे आपने कहा है, बाइडेन ने सीए, एनआरसी और इंडिया की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रशासन का एक मुख्य लक्ष्य भारत और अमेरिका का मजबूत रिश्ता बताया। बाइडेन की सरकार में भारत अमेरिका का रिश्ता मजबूत बनाए रहने की आशा है, लेकिन मानव अधिकार और लोकतंत्र पर शायद ज्यादा महत्व रहे। ये दो व्यक्तियों के बीच का संबंध शायद नहीं रहेगा। और चूंकि अन्य इंडियन अमेरिकन जो मोदी गवर्नमेंट के आलोचक रहे हैं अपनी सीट जीत ली है, उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र के विषय पर मोदी सरकार पर दबाव डालते रहे। हम लोग कितनी दिलचस्पी से देखते हैं कि अमेरिका के चुनाव में कोई भारतीय जीत रहा है या नहीं, लेकिन भारत के चुनाव में कोई अमेरिकी मूल का भारतीय खड़ा हो जाए तो बवाल मच जाएगा। कोई सर मुड़ाने लगेगा तो कोई सर पटकने लगेगा। वैसे न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की 41 वर्षीय प्रियंका राधाकृष्णन संसद में चुनी गई हैं और वे वहां की सरकार में मंत्री बनाई गई हैं, जिनके विभाग का नाम है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज। इस विभाग के नाम और महत्व को आप समझिए। विविधता, समावेशी और एथनिक समुदायों के कल्याण के लिए यह विभाग बना है। भारत में कागज खुजवाया जा रहा है कि ना मिले तो देश से निकालो। गरीब देश ने इस बात पर कई हजार करोड़ रुपए फूंक दिए
और हेडलाइन भारत में छापा जा रहा है कि भारतीय मूल की प्रियंका बन गई न्यूजीलैंड में मंत्री। भारत के चुनावों में स्वास्थ्य मसला नहीं बन पाता, लेकिन अमेरिका में यह बड़ा सवाल है। वहां अगर बीमा ना हो तो मामूली इलाज में लोग बर्बाद हो जाते हैं और बीमार पड़ गए तो बीमा के बाद भी बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी बिहार चुनाव से कुछ ना कुछ अमेरिका का भिड़ ही जाता है। बिहार में बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी, फ्री में। इसे लेकर सवाल उठा कि बाकी राज्यों से क्या पैसे लिए जाएंगे, अकेले बिहार को क्यों फ्री में वैक्सीन मिलेगी। बिहार के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन है कहां जो फ्री में दे रहे हैं। भाजपा के 11 संकल्प और ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएं। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि जोसेफ बाइडेन ने भी कहा है कि कोविड का टेस्ट फ्री हो और वैक्सीन भी फ्री हो। बीजेपी ही बता सकती है कि वैक्सीन फ्री वाला हिस्सा बाइडेन से बिहार आया या उनका अपना ओरिजिनल आइडिया था। अगर बाइडेन के यहां से बिहार आया तो फ्री टेस्ट वाला सुझाव क्यों छोड़ दिया गया। बाइडेन के इस सुझाव की तारीफ हुई कि सभी का टेस्ट फ्री हो और वैक्सीन फ्री मिले। अब आते हैं बीमा पर जरा ठीक से। बाइडेन ओबामा सरकार के हेल्थ केयर एक्ट ओबामा केयर के पास किए जाने के वक्त उपराष्ट्रपति थे और स्वास्थ्य उनके लिए एक अहम मुद्दा है। उनकी पहली पत्नी और 1 साल की बेटी की 1972 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस दुर्घटना में उनके 2 बेटों को गंभीर चोटें आई थी। 2015 में उनके बेटे बो बाइडेन की एक रेयर ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसलिए बाइडेन कहते हैं कि हेल्थ केयर उनके लिए एक निजी मामला भी है। यूरोप के देशों की तरह वे सभी को हेल्थ केयर देने के बजाय ओबामा केयर जैसे कानून का समर्थन करते हैं। बेहतर है कि भारत की जनता स्वास्थ्य के मुद्दे को ठीक से समझ ले। बीमा की आड़ में इलाज महंगा करने का एक माफिया तंत्र विकसित हो जाता है। अमेरिका में लोगों के मकान दुकान बिक जाते हैं। भारत में भी इलाज के चक्कर में गरीब और गरीब हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में महंगे इलाज के कारण हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में धकेले जाते हैं। यहां भी आयुष्मान भारत नाम से बीमा का मुद्दा चुनाव में आता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष इसे लेकर आपस में टकराते नहीं हैं। अस्पताल और सस्ते इलाज की बात कोई नहीं करता है। ये सहरसा का सदर अस्पताल है। 2013 में हार्ट केयर का यहाँ उद्घाटन हुआ। आज तक ICU मशीनें चालू नहीं हो सकी। 7 साल से धूल खा रही हैं। नालंदा के सरकारी अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से बिस्तर और ICU तो हैं, मगर चालू नहीं है। जब चालू ही नहीं होंगे तो आयुष्मान भारत बीमा हो या जीवन बीमा, उसके कार्ड से आप पेड़ के नीचे खड़े होकर तो इलाज नहीं कराएंगे। अमेरिका में अस्पताल है, लेकिन बीमा के बाद भी वहां करोड़ों रुपए इलाज का खर्चा आता है। इसके बाद भी अमेरिका किसी चुनाव में बीमा माफिया के चंगुल से बाहर नहीं आ सका। भारत में लोग अभी उस सवाल तक भी नहीं पहुंचे हैं। अमेरिका में एम्बुलेंस से अस्पताल की दूरी अगर 15 मिनट की हो तो 1.25 लाख से ज्यादा का बिल आता है। प्रशासनिक अनुभव बहुत पुराना है बाइडेन का। कोविड के दौरान वे खुद को एक गंभीर लीडर के रूप में पेश करते रहे। रैलियों में मास्क लगाकर गए तो ट्रंप ने मजाक उड़ाया, लेकिन ट्रंप ने कभी व्हाइट हाउस से प्रेस को बाहर नहीं किया। अब हर बात में भारत से तुलना नहीं करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को युद्ध की नीतियों के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। हिलेरी क्लिंटन थी तो डेमोक्रेट, लेकिन कितनी आसानी से कह दिया कि वे इराक पर बम गिरा देंगी। ओबामा कितने प्रगतिशील माने जाते रहे। उनके कार्यकाल में सीरिया, यमन, सोमालिया समेत 7 देशों पर कई बार हमले हुए। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। 2016 में इन्होंने जानकारी दी थी कि ओबामा सरकार ने अकेले 2016 में 26,171 बम एयर स्ट्राइक किए थे। ट्रंप ने सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती करा दी। जो बाइडेन क्या करेंगे? बाइडेन सेनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और वैश्विक स्तर पर अमेरिका की लीडरशिप का प्रचार करते रहे हैं। सेनेट के नेटो ऑब्जर्वर ग्रुप के को चेयरमैन के तौर पर उन्होंने पहले गल्फ युद्ध का, खाड़ी युद्ध का विरोध किया था, मगर 2002 में इराक पर हमले का समर्थन किया था। 2011 में लीबिया में नेटो के सैनिक हस्तक्षेप का भी समर्थन किया। ओबामा सरकार के उपराष्ट्रपति के तौर पर वे हर दूसरे महीने इराक जाते थे। 2012 में 10 बार इराक गए। 2011 में अमेरिका की इराक से वापसी में बाइडेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने बाइडेन का खुलकर समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति के रूप में बाइडेन ने ओबामा के साथ 8 साल काम किया।
2008 की आर्थिक मंदी के दौरान ओबामा रिलीफ पैकेज की जिम्मेदारी बाइडेन के हाथों में थी। तो क्या जोसेफ बाइडेन जूनियर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे? 4 नवंबर को ट्रंप बहुत आगे तो नहीं थे, लेकिन लग रहा था कि अंत तक ट्रंप ही आगे निकलेंगे। लेकिन रात होते होते स्थितियां बदलने लगी और इलेक्टोरल कॉलेज में बाइडेन ने बढ़त बना ली। डोनाल्ड ट्रंप बनाम जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन चुनावों जैसी दिलचस्प और रोमांचक पटकथा लिखना अच्छे लेखकों के बस की बात नहीं। वोटों की गिनती शुरू हुए तीसरा दिन गुजरने को है, लेकिन अभी तक नतीजा सामने नहीं आया है। पलड़ा कभी बाइडेन की ओर झुकता दिखता है, तो कभी लगता है ट्रंप इस मुकाबले को अपने पक्ष में शायद खींच ही लें। बीते 24 घंटे से बाइडेन 264 और ट्रंप 214 वोटों के साथ मुकाबले में टिके हुए हैं। जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए, यानी बाइडेन को सिर्फ 6 वोटों की दरकार है। अब सिर्फ 4 राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं और ये सभी स्विंग स्टेट हैं जो किसी एक ही पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 3 राज्य अभी तक ट्रंप के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और एक सबसे छोटा राज्य नेवादा बाइडेन के पक्ष में दिख रहा है, जिसके पास सिर्फ 6 सीटें हैं। लेकिन इन 6 सीटों के बल पर नेवादा अकेले ही ये मुकाबला अब बाइडेन के खाते में डाल सकता है। नेवादा में 75% वोटों की गिनती हो चुकी है। 49.3% वोट बाइडेन के पक्ष में और 48.7% वोट ट्रंप के पक्ष में गए हैं। अंतर करीब 8,000 वोटों का ही है। अब बचे हुए 25% वोटों की गिनती का इंतजार है। बाइडेन समर्थक दम साधे नेवादा की ओर देख रहे हैं। क्या नेवादा किंग मेकर साबित होगा? उधर जॉर्जिया के पास 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 98% वोटों की गिनती हो चुकी है। 49.6% वोटों के साथ ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन बाइडेन सिर्फ 0.4% वोटों से ही पीछे हैं। उन्हें 49.2% वोट मिले हैं और यह अंतर 28,000 वोटों का है। नॉर्थ कैरोलिना के पास 15 इलेक्टोरल सीट हैं। 94% वोटों की वहां गिनती हो चुकी है। ट्रंप 50.1% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। बाइडेन को 48.7% वोट मिले हैं। दोनों के बीच 1.4% वोटों का अंतर है, जो 77,000 वोट बनता है। जिन 4 राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं, उनमें सबसे ज्यादा सीटें पेंसिल्वेनिया के पास हैं, यानी 20 सीटें। 24 घंटे पहले तक यहां ट्रंप की बढ़त काफी ज्यादा थी, लेकिन बैलेट वोट्स की गिनती के बाद बाइडेन ने इसे काफी कम कर दिया। अब ट्रंप के पास सिर्फ 2.5% वोटों की बढ़त है। यहां 89% वोटों की गिनती हो चुकी है। ट्रंप को 50.7% वोट मिले हैं और बाइडेन के पास 48.1% वोट हैं। अब बाइडेन को सिर्फ नेवादा जीतना है और ट्रंप को 4 राज्य अपने खाते में डालने होंगे। अगर ट्रंप 3 राज्य जीतकर चौथा हार गए तो निश्चित ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कह भी दिया है। ट्रंप ने तो आज शाम एक बार फिर ट्वीट कर दिया कि वोटों की गिनती रोक दी जाए। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि इस मुकाबले का नतीजा कब घोषित होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिका के बाद चलेंगे दिल्ली, लेकिन ब्रेक के बाद। दिल्ली में कोरोना अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच गया है। 3 नवंबर को पहली बार एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 4 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 6,842 नए केस आए हैं। एक समय दिल्ली में 70% से ज्यादा आईसीयू बेड खाली थे। इस बीच दिल्ली में ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों और कुछ सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है। शरद शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये 3rd वेव इसको हम कह सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में एक दिन में करीब 7-7 हजार कोरोना मामले सामने आए। पहली बार 24 घंटे में इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। इससे पहले
बीते हफ्ते दिल्ली में रोजाना 5,000 नए मामले आए। देश में कोरोना संक्रमण दर 3 से 5% के बीच है, तो दिल्ली में 11 से 13% के बीच, यानी दिल्ली में 100 लोगों का टेस्ट करने पर 11 से 13 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 36,000 के पार चली गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं, जबकि कुछ सरकारी अस्पतालों में भी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली में कुल 1,245 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं, जिसमें से करीब 32% यानी 394 खाली हैं, जबकि 1,931 बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 27% यानी 529 खाली हैं। लेकिन 42 प्राइवेट अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत और पटपड़गंज, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस शालीमार बाग, वसंत कुंज, ओखला और बत्रा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर वाला आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि अपोलो, सर गंगाराम, मैक्स साकेत और पटपड़गंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका जैसे 39 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल जैसे अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स पूरे भरे हुए हैं। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक है, जो कोरोना के इलाज में लगा हुआ है। अस्पताल के मुताबिक ठंड और प्रदूषण की वजह से पहले से गंभीर और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोग कोरोना संक्रमित होने पर गंभीर हो जाते हैं, इसलिए भी इन दिनों आईसीयू की डिमांड ज़्यादा है। उसका मुख्य कारण है कि त्योहार मना रहे हैं लोग, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ठंड पड़ रही है ज़्यादा और प्रदूषण है। ये सारे 4-5 कारण की वजह से कोरोना का जो प्रभाव है जो और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली से बाहर के बहुत से लोग सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज करवाने आ रहे हैं। ये लोग मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के हैं, जो या तो आर्थिक तौर पर समर्थ हैं या फिर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है ताकि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हों, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। देखिएगा भाई, हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के थे रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। वैसे साधारण कोरोना बेड्स की स्थिति दिल्ली में फिलहाल तक तो ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की दलीलों से सहमत हो जाती है तो दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 800 आईसीयू बेड्स और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ दिल्ली में नए मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये ज़रूर कहना होगा कि दिल्ली सरकार को आने वाले समय में कुछ और नए इंतजाम भी करने पड़ेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।